इस वीडियो में हम लोग सामान्य हिंदी के वर्णमाला से संबंधित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का अद्भुत संकलन लेकर के आपके बीच उपस्थित हूँ और यह आपको काफी लाभ प्रदान करेगा। इस शुभाकांक्षा के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं हम लोग बिना समय गंवाए और देखते हैं पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा वर्ण स्त्रीलिंग नहीं है। तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी ओ। अगला प्रश्न, निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन से व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है। तो उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि लुंठित ध्वनि है, तो इसमें से लुंठित ध्वनि आपकी र हो जाएगी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, ओष्ठ स्पर्श अल्प प्राण अघोष वर्ण इसमें से कौन सा है। तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए प। अगला प्रश्न, एक ही ध्वनि का द्वैत हो जाने पर वह क्या कहलाती है। तो वह कहलाती है युग्मक। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। यह किस प्रकार की ध्वनि है। तो यह आपकी तालव्य ध्वनि है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न, उच्चारण की दृष्टि से वह है, तो उच्चारण की दृष्टि से वह जो है दंतोष्ठ है। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है। तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है 11। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि अ के उच्चारण में रिक्त स्थान है और रिक्त स्थान की सहायता ली जाती है। तो इसमें हो जाएगा भरा जाएगा आपका कंठ और तालु दोनों की सहायता ली जाती है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, च वर्ग ध्वनियां किस वर्ग में आती हैं। तो च वर्ग ध्वनि आपकी जो है तालव्य ध्वनियां हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है इसमें से। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी ई। देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उसे कहते हैं। तो उसे आप कहते हैं स्वर। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, द धन धन क धन श धन आ का मेल क्या होगा। तो इनका मेल बन जाएगा आपका दक्ष। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, ढ वर्ण का उच्चारण स्थान रिक्त है और वर्ग है। तो ढ वर्ण का उच्चारण स्थान जो है यह आपका हो जाएगा ढ वर्ण उच्चारण स्थान है ट वर्ग का चौथा वर्ग। ऑप्शन ए इसका सही वर्ग है। अगला प्रश्न है कि लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं। तो लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को आप वर्णमाला कहते हैं। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है। तो हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या है 4। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि ऐसी कौन सी दो मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया गया। तो वो है अयोग वाह आपके। ऑप्शन सी अंग और अ। अगला प्रश्न, उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है। तो उच्चारण की दृष्टि से जो है संबल संपृक्त ध्वनि है। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्लुत स्वर। ऑप्शन बी। हाँ, प्लुत स्वरों में जो है उच्चारण काल जो है ह्रस्व का 3 गुना और दीर्घ से ज्यादा लगता है। अगला प्रश्न है कि वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है। तो वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या है 25। अगला प्रश्न, स्वर ए का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो कंठ और तालव्य है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, हिंदी शब्दकोश में क के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है। तो हिंदी शब्दकोश में क के बाद जो है 6 व्यंजन दिखाई देता है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है।
तो भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई जो है वह है शब्द। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न, निम्न में दंत वर्ण कौन सा है? तो इसमें जो आपका दंत वर्ण हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी श। अगला प्रश्न, निम्न में अनुनासिक वर्ण कौन सा है? तो इसमें अनुनासिक वर्ण आपका हो जाएगा म। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा वर्ण घोष है? तो इसमें घोष वर्ण आपका हो जाएगा ग। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, ल और स का उच्चारण स्थान किस स्थान से होता है? तो ल और स का उच्चारण स्थान जो है वह आपका है दंत। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, इनमें कौन सी देवनागरी की वर्ण ध्वनि नहीं है? तो इसमें उत्तर हो जाएगा आपका ग्रीवा ध्वनि। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, किस व्यंजन का उच्चारण स्थान इसमें तालव्य है? तो इसका जवाब हो जाएगा झ। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाती है न व्यंजन में की जाती है उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं आप अयोग वा। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो स्वर तंत्री के आधार पर व्यंजनों को 2 वर्गों में बांटा गया है। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा वर्ण विच्छेद। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, स्वरों का उच्चारण बिना किसी के सहायता से होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा शब्द स्वर का वर्गीकरण नहीं है? तो जवाब हो जाएगा इसका द्वित्व। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा शब्द प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है? तो जवाब हो जाएगा इसका सघोष। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है या ह्रस्व से दुगना समय लगता है उनको क्या कहते हैं? तो उनको जो है आप दीर्घ स्वर कहते हैं या गुरु स्वर कहते हैं। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, जिस व्यंजन ध्वनि के उच्चारण के समय स्वर तंत्री में कंपन होता है उस उच्चारण स्थान के आधार पर ध्वनियों के वर्गीकरण में उसका क्या स्थान है? तो इसका उत्तर हो जाएगा काकल्य ध्वनियां। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहा जाता है? तो वर्णों का व्यवस्थित समूह कहलाता है वर्णमाला। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि 6 वर्ण किन 2 वर्णों से मिलकर बनता है? तो 6 वर्ण जो है वह क और श के योग से बना है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, निम्न में संयुक्त स्वर कौन सा है? तो इसमें संयुक्त स्वर आपका हो जाएगा अ। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, स्पर्श व्यंजन कंठ ध्वनि अघोष और महाप्राण ध्वनि है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ख। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि कंठ तालव्य कौन सा है इसमें से वर्ण? तो कंठ तालव्य आपका है ए। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग है। तो इसमें सभी महाप्राण वर्गों वाला वर्ग हो जाएगा ख छ ठ। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, जब एक ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाता है? तो वह कहलाती है युग्मक ध्वनि। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी है? तो दंतोष्ठ ध्वनि जो है इसमें वह है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में हैं? तो इसमें सभी स्पर्श व्यंजन जो हैं ऑप्शन ए में है क च प द। अगला प्रश्न, अर्ध विवृत स्वर है। तो अर्ध विवृत स्वर इसमें से हो जाएगा आपका ए। ऑप्शन
सी। जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे हैं, तो वे कहलाते हैं निर्नुनासिक स्वर, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, अंतस्थ और उष्म वर्ण कितने हैं? तो अंतस्थ और उष्म वर्ण जो हैं 8 हैं, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, र का विवरण इसमें से कौन सा सही है? तो र का विवरण हो जाएगा वर्तस्य, लुंठित, सघोष, अल्प प्राण व्यंजन, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, काकल्य वर्ण कौन सा है? तो काकल्य वर्ण इसमें से आपका हो जाएगा ह, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, य का उच्चारण स्थान क्या है? तो य का उच्चारण स्थान हो जाएगा तालु, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन से व्यंजन महाप्राण हैं? तो इसमें महाप्राण व्यंजन हो जाएंगे श, ख, श, ह, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि स्पर्श, दंत, अघोष और महाप्राण वर्ण कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, थ। अगला प्रश्न, केवल मुंह से बोले जाने वाले सस्वर वर्णों को क्या कहते हैं? तो उन्हें आप कहते हैं निर्नुनासिक, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से व्यंजन तालव्य व्यंजन कहलाते हैं? तो इसमें तालव्य व्यंजन आपका हो जाएगा च, छ, ज, झ, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, किसके उच्चारण में कंठ और नासिका स्थान से मदद ली जाती है? तो जवाब हो जाएगा अंगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, किसके उच्चारण में वर्तस्य की सहायता ली जाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा श, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, त और द को उच्चारण स्थल के आधार पर क्या कहते हैं? तो त और द को उच्चारण स्थल के आधार पे दंतोष्ठ कहते हैं, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन ल, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि निम्न में अघोष वर्ण कौन सा है? तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ट। अगला प्रश्न है कि निम्न में महाप्राण कौन सा है? तो महाप्राण इसमें हो जाएगा ठ, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, मूर्धन्य, स्पर्श, सघोष, नासिक, अल्प प्राण व्यंजन इसमें से कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ड़, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्न में अनुनासिक वर्ण कौन सा है? तो इसमें अनुनासिक वर्ण आपका हो जाएगा ड़, ऑप्शन सी। निम्न में मूर्धन्य ध्वनि कौन सी है? तो इसमें मूर्धन्य ध्वनि आपकी ढ है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि उच्चारण स्थान के आधार पर निम्नलिखित में से दंत कौन सा वर्ण है? तो जवाब हो जाएगा ल, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है? तो इसमें दीर्घ स्वर हो जाएगा ऑप्शन सी, आ। अगला प्रश्न, ह का उच्चारण स्थान है? तो ह का उच्चारण स्थान आपका हो जाएगा कंठ, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, अंतस्थ व्यंजन कौन से वर्ग में है? तो इसमें अंतस्थ व्यंजन हो जाएगा य, ल, व, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, कौन से वर्ण के सभी व्यंजन अल्प प्राण हैं? तो इसमें जो है क, च, त अल्प प्राण है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि होठों की आकृति के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा अवृतमुखी स्वर है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ई, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं?
तो जिह्वा के आधार पे स्वरों का प्रकार होता है 3, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? तो हिंदी में ध्वनियाँ जो हैं 2 प्रकार की होती हैं, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो मात्रा के आधार पर स्वर जो है 3 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? तो एक से अधिक वर्णों के मेल को जो है आप कहते हैं व्यंजन, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं आप स्वर, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है इ, च, छ, ज, झ, य आदि का उच्चारण स्थान किससे होता है? तो इसका जवाब हो जाएगा तालव्य, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्न में दीर्घ स्वर है, तो इसमें जो है दीर्घ स्वर आपसे पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन डी जो है वह दीर्घ स्वर है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, अय जो है ए को दीर्घ स्वर इसलिए नहीं माना जाएगा क्योंकि ये जो है ए संयुक्त स्वरों की श्रेणी में आते हैं, इसलिए इन्हें जो है दीर्घ स्वर नहीं माना जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? तो इसमें अंतस्थ व्यंजन हो जाएगा ऑप्शन ए व। अगला प्रश्न, निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? तो अल्प प्राण व्यंजन इसमें से हो जाएगा ऑप्शन सी ग। अगला प्रश्न, निम्न में घोष वर्ण कौन सा है? तो इसमें जो है घोष वर्ण आपका हो जाएगा ऑप्शन डी ज। अगला प्रश्न, निम्न में ओष्ठ वर्ण कौन सा है? तो ओष्ठ वर्ण इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए उ। अगला प्रश्न, वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या है? तो वर्ण तालिका के अनुसार ये सब जो हैं स्वर हैं, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए और जिस रूप में लिखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे आप लिपि कहते हैं, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, प, फ, ब, भ, म व्यंजन होते हैं, तो ये व्यंजन जो हैं ओष्ठ होते हैं, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? तो दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो वो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, निम्न में अघोष वर्ण कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी प। अगला प्रश्न है कि निम्न में कंठ वर्ण कौन सा है? तो इसमें कंठ वर्ण हो जाएगा ओ, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है? तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी आ। अगला प्रश्न, निम्न में महाप्राण व्यंजन कौन सा है? तो इसमें महाप्राण व्यंजन हो जाएगा आपका ऑप्शन ए भ। अगला प्रश्न है निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? तो अंतस्थ व्यंजन हो जाएगा इसमें य। अगला प्रश्न, सघोष वर्ण कौन सा है? तो इसमें सघोष वर्ण आपका हो जाएगा ऑप्शन सी ब। अगला प्रश्न, ऊष्म व्यंजन कौन सा है? तो इसमें ऊष्म व्यंजन आपका हो जाएगा डी, ऑप्शन ह। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा स्वर कंठ तालव्य है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, जिन स्वरों के उच्चारण में नाक से हवा निकलती है उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें आप कहते हैं अनुनासिक स्वर, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा अंतस्थ व्यंजन है? तो इसमें अंतस्थ व्यंजन आपका है ऑप्शन डी
ल। अगला प्रश्न, अनुस्वार किसका कार्य करता है? तो अनुस्वार जो है पंचम वर्ण का कार्य करता है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में पार्श्विक ध्वनियां कौन सी हैं? तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ल। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा वर्ण दंत नहीं है? तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन च, बी। अगला प्रश्न, हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीव के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा? तो जवाब हो जाएगा विवृत स्वर, ऑप्शन बी। देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ओ। अगला प्रश्न, हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? तो इसमें जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, य, र, ल, व। अगला प्रश्न, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? तो इसमें जो है ऊष्म व्यंजन आपके हो जाएंगे श, ख, श, ह, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, हिंदी भाषा में कुल वर्ण लिपियां हैं? तो हिंदी भाषा में वर्ण लिपियों की संख्या या ध्वनियों की संख्या है 52, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, मध्य स्वर कहते हैं? तो मध्य स्वर इसमें है ऑप्शन ए, अ। अगला प्रश्न, निम्न में कंठ स्वर है? तो इसमें अको विसर्जन या विसर्ग, ऑप्शन ए जो है कंठ स्वर है। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ज। अगला प्रश्न, अय के उच्चारण स्थान का नाम है? तो अय के उच्चारण स्थान का नाम हो जाएगा कंठ तालव्य, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, श का उच्चारण स्थान है? तो श का उच्चारण स्थान हो जाएगा तालु, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? तो इसमें जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ज। अगला प्रश्न, भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है? तो भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ जो है पश्च समृद्ध है। अगला प्रश्न, अघोष वर्ण कौन सा है? तो अघोष वर्ण इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए, श। अगला प्रश्न, व का उच्चारण स्थान है? तो व का उच्चारण स्थान हो जाएगा दंतोष्ठ, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है? तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है 33, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो जवाब हो जाएगा क, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, कौन सा ऊष्म व्यंजन नहीं है? तो इसका जवाब हो जाएगा ग, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, संयुक्त व्यंजन ज्ञ बनता है? तो ज और इया के योग से बनेगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि वह व्यंजन है? तो वह अंतस्थ व्यंजन है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन स्वर नहीं है? तो इसमें ऑप्शन जो है डी सही हो जाएगा, त्र स्वर नहीं है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, फ। अगला प्रश्न, किस वर्ण का उच्चारण स्थान तालु है? तो इसका जवाब हो जाएगा ओ, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा व्यंजन संघर्षी है? तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ह। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन से ट वर्ग में नहीं है? कौन सा वर्ण ट वर्ग में नहीं है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ध, या त वर्ग का वर्ण है। अगला प्रश्न,
निम्नलिखित में महाप्राण व्यंजन है, तो इसमें महाप्राण व्यंजन आपका हो जाएगा घ, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा संयुक्त स्वर है? तो इसमें आपको संयुक्त स्वर बताना है, तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, ए, ऐ, ओ, औ। अगला प्रश्न, प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा वर्ण क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है महाप्राण, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, ट वर्ग उच्चारण के दृष्टि से किस प्रकार की ध्वनि है? तो ट वर्ग जो है उच्चारण के दृष्टि से मूर्धन्य ध्वनि है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आ, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, च, छ, ज, झ यहाँ का उच्चारण स्थान होता है, तो च, छ, ज, झ यहाँ का उच्चारण स्थान है तालु, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि शब्द की सबसे छोटी इकाई है, तो शब्द की सबसे छोटी इकाई जो है वह वर्ण है, इसमें ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न, जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से शब्द में री की मात्रा का उपयोग हुआ है? तो इसमें जवाब हो जाएगा री की मात्रा का उपयोग होने वाला वर्ण इसमें जो है वह है वृष्टि, ऑप्शन ए। वृष्टि में व और री का योग है। अगला प्रश्न है कि व्यंजन को स्वर रहित लिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो व्यंजन को स्वर रहित लिखने के लिए आप हलंत का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, भाषा की मूल इकाई है, तो भाषा की जो मूल इकाई है वह है ध्वनि। देखिए, भाषा की सार्थक जो इकाई है, न्यूनतम सार्थक इकाई जब पूछा जाता है तो वो शब्द होते हैं। आगे अगला प्रश्न है कि शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? तो शब्द की सबसे छोटी इकाई कहलाती है वर्ण, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि श का उच्चारण स्थान है, तो श का उच्चारण स्थान है तालु, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि वर्णों के कितने भेद हैं? तो वर्णों के 2 भेद हैं, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वर और व्यंजन। अगला प्रश्न है कि वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? तो वर्णों के समुदाय को आप कहते हैं वर्णमाला, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा वर्ण अघोष है? तो जवाब हो जाएगा क, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, कौन से शब्द में र व्यंजन नहीं है? तो इसमें जो है मातृभूमि में र व्यंजन नहीं है बल्कि री है मातृभूमि में, बाकी अन्य वर्णों में र व्यंजन लगा हुआ है। अगला प्रश्न है कि निम्न में तालव्य ध्वनि है, तो इसमें जो है तालव्य ध्वनि आपकी श है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब क्या कहलाता है? तब वह कहलाता है संयुक्ताक्षर, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि कौन सा व्यंजन नासिका द्वारा उच्चारित होता है? तो इसका जवाब हो जाएगा ड, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, निम्न में संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा य, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगने से होता है उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें आप कहते हैं दंत, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? तो इसमें जो है ऊष्म व्यंजन आपका है श, ख, श, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, श ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तो श ध्वनि का उच्चारण स्थान हो जाएगा तालु, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, अंगा का उच्चारण स्थान क्या है? तो अंगा का उच्चारण स्थान हो जाएगा आपका नासिक, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, ट वर्ग किस प्रकार के व्यंजन हैं? तो ट वर्ग जो है
वह मूर्धन्य व्यंजन है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, अर्ध स्वर है तो यह वह जो है वह अर्ध स्वर है। अगला प्रश्न, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो घ का उच्चारण स्थान हो जाएगा कंठ, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, छ वर्ण किसके योग से बना है? तो छ वर्ण जो है वह बना है आपका क और श के योग से, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, श ख श रिक्त स्थान के अंतर्गत आते हैं तो यह जो है ऊष्म व्यंजन है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में अघोष अल्प प्राण ध्वनि कौन सी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, क और त। तो साथियों, वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चैनल पर आप पहली बार हैं अथवा अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। वेस्ट विशेष वेस्ट आप लग। जय हिंद।